हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जितने भी फॉरेस्ट हैं उनके बारे में। तो अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंड फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में। अब एरिया वाइज देखें तो जो टोटल इंडिया का एरिया है उसका 2.66% एरिया सिर्फ एमपी के फॉरेस्ट कवर कर लेते हैं, और एमपी में 2.35% फॉरेस्ट से जीडीपी में जाता है, अपने एमपी की जीडीपी में। एमपी जीडीपी में, इंडिया की नहीं, एमपी की जीडीपी में 2.35% टोटल कंट्रीब्यूशन किसका होता है? फॉरेस्ट का। अब यहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मींस क्या होता है कि जितना एरिया अभी तक इन लोगों ने मेजर किया है तो वो कितना है? 94,689 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है हमारे मध्य प्रदेश में। इसके बाद फॉरेस्ट कैनपी। कैनपी का मतलब क्या होता है? सपोज ये एक ट्री है, तो ये ट्री की यहाँ पे सन है, ठीक है, तो जितनी भी सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है और ये जितना एरिया इसके ये जो ब्रांचेस हैं और जो लीव्स वगैरह हैं, तो वो जितना भी एरिया कवर कर रही हैं और जितने एरिया में यहाँ सनलाइट नीचे नहीं आ पा रही है, ये इसकी ट्रीज़ और ब्रांचेस जितना एरिया कवर कर रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कैनपी। ठीक है, तो अब हम फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे 2019 की। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप के फॉरेस्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, और ये 3 टाइप के फॉरेस्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन देखे जाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन के तौर पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड, रिजर्व्ड एंड अनक्लासिफाइड। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? वो फॉरेस्ट जिसमें वुड कटिंग, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स बिल्कुल ही मना होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप वुड कटिंग वहाँ पे कर सकते हैं। वो होते हैं कौन से? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहाँ पे आप ना लकड़ी काट सकते हो, ना आप अपने जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेज करा सकते हो, चरा सकते हो, पर अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ पे लकड़ी काट सकते हो, ठीक है। अब ये कितना है? 31,098 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अपने, ये टोटल 94,689 किलोमीटर स्क्वायर में से 31,098 किलोमीटर स्क्वायर हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। इसके बाद आते हैं कौन से? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? इसमें क्या होता है? रिजर्व्ड का मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इस पर पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है किसका? गवर्नमेंट का। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, वुड कटिंग यहाँ पे बिल्कुल ही मना होती है। मतलब अगर प्रोटेक्टेड में आपके पास लाइसेंस है तो आप वुड कटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास रिजर्व्ड में लाइसेंस भी है तो भी आप यहाँ पे वुड कटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आते हैं। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वो होते हैं कि यहाँ पे वुड कटिंग भी अलाउड है और एनिमल ग्रेजिंग भी अलाउड है, ठीक है। तो ये कितने हैं? 1705 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसके डाटा के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? रिजर्व्ड फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, अब फॉरेस्ट कैनपी अगर देखें, कैनपी अभी मैंने आपको बताया था कि वो एरिया जो ट्री के ये ब्रांचेस वगैरह कवर करते हैं, और ये लैंड, ये ऐसे नापा जाता है लैंड में, यहाँ पे ये देखा जाता है कि कितना एरिया ये इसकी ब्रांचेस कवर कर रही हैं, उसको यहाँ पे ये वाला एरिया कहलाता है इसका कैनपी। ओके, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैनपी कहाँ पे पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है बालाघाट में। मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तभी तो इतनी ज़्यादा कैनपी पाई जाती है। कितनी कैनपी पाई जाती है? 4,932 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद लोएस्ट कहाँ पाई जाती है? लोएस्ट पाई जाती है हमारे उज्जैन में, सिर्फ 36 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में यहाँ पे फॉरेस्ट कैनपी पाई जाती है। अब हम देखेंगे क्या फॉरेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब फॉरेस्ट की कुछ ऑफिशियल्स की ये एक हायरार्की दी हुई है कि ऊपर से लेके नीचे तक कैसे ऑफिसर्स और कौन से ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। सबसे टॉप पे आते हैं कौन से? हमारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, PCCF, ठीक है। अकेली एक पोस्ट होती है इनकी, सिंगल मेंबर है, बॉडी होती है ये जो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा मध्य प्रदेश का, ये पूरा ये देखते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये इसके बाद आते हैं, ठीक है। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट क्या करते हैं? जो फॉरेस्ट सर्कल्स होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को काय में किस चीज़ में डिवाइड करके रखा है? फॉरेस्ट सर्कल्स में, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट सर्कल्स होते हैं 16 है हमारे मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 16 फॉरेस्ट सर्कल्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका हर फॉरेस्ट सर्कल का हेड कौन होता है? चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब फॉरेस्ट सर्कल में भी अगर हम देखें तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल कौन सा है? खंडवा।
अब ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हम कैसे देखेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिजर्व पाया जाएगा फॉरेस्ट, कहाँ पे कितने ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट सर्कल में है, खंडवा में। स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट सर्कल कौन सा है हमारा, उज्जैन। ठीक है, इसके बाद फॉरेस्ट सर्कल को भी डिवाइड किया जाता है किसमें, फॉरेस्ट डिवीजन में। 62 फॉरेस्ट डिवीजन है हमारे मध्य प्रदेश में। इस हर एक फॉरेस्ट डिवीजन का हेड कौन होता है, हर एक फॉरेस्ट डिवीजन का हेड होता है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। ये डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर देखता है हर फॉरेस्ट डिवीजन को। सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिवीजन कौन सा है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिवीजन है मंडला। मंडला जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन है। और ये जो फॉरेस्ट डिवीजन जो मंडला का है ये किस सर्कल के अंदर आता है, तो ये आता है हमारे जबलपुर फॉरेस्ट सर्कल के अंडर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, आप याद रखिए। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के बाद आते हैं सब डिविजनल और फॉरेस्ट ऑफिसर। ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं फॉरेस्ट के सब डिवीजन। फिर इसके फॉरेस्ट के सब डिवीजन के बाद आते हैं फॉरेस्ट रेंजेस, और फॉरेस्ट रेंजेस के हेड कौन होते हैं, हमारे फॉरेस्ट रेंजर। फिर फॉरेस्ट रेंज के बाद क्या आती है, फॉरेस्ट की सब रेंज आती है। सब रेंज में फॉरेस्ट के सब रेंज के ऑफिसर्स कौन होते हैं, डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर। और फिर उसके बाद हमारे एंड में आते हैं हमारे भाई फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, जो क्या देखते हैं, एक फॉरेस्ट बेल्ट को देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। अब हम देखेंगे कि इंडिया में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, ये आई 1894 में। सेकंड कब आई, ये आई 12 अप्रैल को 1988 में। और लेटेस्ट की जो अभी चल रही है वो कब आई है, ये आई है 2018 में, मतलब अभी रिसेंटली ये आई है नई फॉरेस्ट पॉलिसी 14 मार्च 2018 को। ठीक है, अब वहीं बात करें अगर हम एमपी की, तो एमपी में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1952 में। ओके, और अभी जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई है ये कब आई है, ये आई है 4 अप्रैल 2005 को। अब ये न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी के एम क्या थे, सबसे पहले तो देखें तो अगर नंबर वाइज देखें तो ये सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, सबसे पहले तो इसमें अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग को रोकने के लिए प्रोविजंस थे। अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि जानवर हैं वो चर रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा घास खा लेंगे, अगर वो कहीं एक एरिया पर्टिकुलर एरिया की ज़्यादा घास खा लेंगे तो वहाँ पे सॉइल इरोजन होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग है, बिल्कुल ही मतलब जैसे चाहे ग्रेजिंग करा रहे हैं एक ही जगह पे बार बार ग्रेजिंग, अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग रोकने के लिए यहाँ पे प्रोविजंस थे। उसके बाद क्या था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या आई थी, सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन। सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, ये आज की सोच के चल रहे हैं, कल की सोच के नहीं चल रहे हैं। तो हमें अगर फॉरेस्ट का प्रोड्यूस का कुछ यूज़ करना भी है तो हम उसे ऐसे यूज़ करेंगे कि हम आज भी यूज़ करें और आगे जाके जो हमारी फ्यूचर जनरेशन रहेंगी उनके लिए भी बचा रह जाए। ये नहीं है कि आज ही सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। ठीक है, इसके बाद एक और प्रोविज़न था काय का, स्पेशल कोर्ट्स का। ओके, फिर इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट का भी यहाँ पे रोल था। फिर इसके बाद क्या था, इसके बाद था फॉरेस्ट पेट्रोलिंग से क्या होगा, पेट्रोलिंग से हमारी इलीगल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएंगी। पेट्रोलिंग होगी तो वहाँ पे जो चोरी चकारी होती है और ये जो रेस्ट्रिक्टेड वुड्स रहते हैं कटने के लिए, जैसे सागौन के काटना मना है, सागौन के वुड काटना मना है, तो उसके लिए ये एक्टिविटीज़ कम होंगी और इन दी एंड बंद भी हो जाएंगी। ओके, इसके बाद हम देखेंगे क्या, इससे रिलेटेड कुछ एक्ट्स। अब फॉरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट्स आए हैं, सबसे पहला आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एम क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एम ये था कि जो हमारे जंगलों में हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैं उनको हम नुकसान ना पहुंचाएं और उनका जो अनकंट्रोल्ड शिकार होता है तो उसको स्टॉप करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। फिर उसके बाद 1980 में फॉरेस्ट एक्ट आया।
फॉरेस्ट एक्ट में क्या था, फॉरेस्ट एक्ट में हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके बहुत सारे प्रोविजंस थे। फिर उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया। ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पहला एक्ट था फॉरेस्ट का जो 1927 में आया था। ओके। फिर एमपी तेंदुपत्ता व्यापार अधिनियम। एमपी तेंदुपत्ता व्यापार अधिनियम में क्या बोला था, 1964 में आया था ये। इसमें ये बोला गया था कि आप जो तेंदुपत्ता है, आपने कहीं देखा होगा तेंदुपत्ते के व्यापारी बीड़ी बनाने में यूज़ होता है, तो उनके लिए प्रोविजंस थे और उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो हमारी एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किए थे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं फॉरेस्ट का। अभी हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, अब हम देखेंगे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब पहले फॉरेस्ट आते हैं कौन से, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल होती है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है। इसके बाद इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर, गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर मिलता है। टिम्बर मीन्स लकड़ी। ठीक है। कौन कौन सी लकड़ी मिलती है, यहाँ पे सागौन की लकड़ी मिलती है, यहाँ पे शीशम की लकड़ी मिलती है। ठीक है। यहाँ पे नीम मिलती है, पीपल मिलता है। ओके। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया क्या होगा, ये होगा कहाँ से, सागर, पन्ना, दमोह, ठीक है। फिर उसके बाद छतरपुर, पन्ना, छतरपुर, बैतूल, फिर सिवनी, फिर होशंगाबाद। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी उठा के इसमें से पूछ ले सकते हैं। ठीक है। और जो निमाड़ का और मालवा वाला एरिया है वहाँ पर भी ये फैले हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। ओके। फिर इसके बाद आते हैं कौन से फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे भी अपन सबसे पहले किस चीज़ का कंपैरिजन करेंगे, रेनफॉल का। ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, इससे थोड़ी ज़्यादा होती है। ये 100 पे ख़त्म हो रही थी, ये 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, मतलब अच्छी खासी बारिश यहाँ पे हो जाती है। ये एवरेज एनुअल रेनफॉल है। ठीक है। फिर यहाँ पे मेजर और माइनर दो टाइप के फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो दोनों मिलते हैं। अब इसमें मेजरली क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें टीक, साल। टीक का मतलब ये क्या होगा, ये होगा सागौन। ठीक है। साल की लकड़ी। फिर उसके बाद धर्रा, धोरा, कसाई, तिनसा, जामुन। जामुन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जामुन, महुआ, हर्रा। हर्रा आपने बहुत सुना होगा, हर्रा। ये यहाँ पे कुछ मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पाए जाते हैं। ठीक है। अब इनका अपन एरिया डिस्कस कर लेते हैं। एरिया कौन सा होगा, एरिया में आएगा अपना मंडला। ठीक है। फिर बालाघाट, वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। हरे भरे, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है। ठीक है। सीधी, फिर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये पाई जाती हैं ये वाले फॉरेस्ट। इसके बाद आता है थर्ड और लास्ट टाइप का फॉरेस्ट, जिसके हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है ड्राई है। ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल कम होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम रेनफॉल होती है। कहाँ से, 25 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक की एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है। ठीक है। अब यहाँ पे कम बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी वैसा ही होगा, ज़्यादा हरा भरा नहीं होगा। ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पाया जाता है। ठीक है। कौन कौन सा, जैसे बबूल, ठीक, एक सेकेंड, जैसे कौन सा, बबूल हो गया हमारा। ठीक है। फिर हर्रा हो गया, हर्रा यहाँ पे भी है। पलाश हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद
टीक भी पाई जाती है, टीक की लकड़ी। टीक मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, टीक का मतलब क्या होता है, सागौन। ठीक है, अब ये हमने देख लिए क्या, फॉरेस्ट के टाइप्स एज अ रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्या आता है, एमपी का स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कब बनाया गया, ये बनाया गया 24 जुलाई 1975 को। और ये कहाँ बनाया गया, ये बनाया गया भोपाल में। अब ये बनाया क्यों गया, हम ये देखते हैं। ये बनाया इसलिए गया था कि जहाँ पे भी लो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर भी लो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या प्रमोट करना, हाई प्लांटेशन। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पर भी कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे लोगों को एनकरेज करना और वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा बनाना कि वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। ठीक है, और इसका एक और एम था कि क्या था, इसका एम था रिफॉर्मिंग द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब जो फॉरेस्ट से हमें चीज़ें मिल रही हैं उनकी क्वालिटी को और अच्छा बनाना, अच्छी क्वालिटी के प्लांट लगाना। ठीक है, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की खाद डालना, उनकी देखभाल करना, उन्हें इरोजन से बचाना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उनसे उनको बचा के रखना और उसकी क्वालिटी जो होती है वो अच्छी करना। ये हमारा इसका एम था। ये क्या है, हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट एम थे किस चीज़ के, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। इसके बाद आता है क्या, एमपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी है, मतलब ये फॉरेस्ट को डेवलप करने का काम करेगी। कहाँ पे, ये 19 अप्रैल 2010 में बनाई गई थी। इसका मैंने आपको बताया जो डीफॉर्म्ड और फॉरेस्टलेस एरियाज थे, डीफॉर्म्ड एंड फॉरेस्टलेस एरियाज हैं मध्य प्रदेश के, उनको अच्छे फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत उसे इम्प्रूव करना। ठीक है, ये इसका काम था। इसके बाद आता है हमारा स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो डेवलप कर रहे थे, अब ये क्या करेगा, ये रिसर्च करेगा और पहले से बेहतर बनाएगा चीज़ों को। तो ये कब बना, 27 जून 1963 को ये बना, जबलपुर में इसका हेड क्वार्टर है। अब इसके कुछ मिशंस हैं। ठीक है, इसका मिशन क्या है, हम देखेंगे इसका मिशन। अब इसका मिशन क्या है, इसका मिशन ये है कि जो एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, उनको क्या करना, उनकी वजह से कंजर्वेशन एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना। पर कहाँ इम्प्रूव करना, इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका मिशन था एडवांस। अब नाम से ही समझ में आ रहा है रिसर्च, तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हर दिन, ठीक है, उसकी वजह से उसके साथ मिलकर क्या करना, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्स, नए नए साइंटिस्ट जो आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आपने भी देखा होगा अभी यहाँ पे आजकल बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ फार्मिंग होने लगी है। ठीक है, तो इन जो एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्स है और एडवांस टेक्नोलॉजी है उनकी मदद से कंजर्वेशन करना फॉरेस्ट का और इम्प्रूव करना क्वालिटी को फॉरेस्ट की। ठीक है, फिर आता है एमपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन। नाम से समझ में आ रहा है ये कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मतलब हम सब मिलजुल के इसको करेंगे। ठीक है, ये कब बना, ये बना 2005 को। 15 डेस्टिनेशंस डेवलप हो चुकी हैं, 60 अभी और होनी है। इसका काम क्या है, जो माइनर फॉरेस्ट, जो जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं तो उनको गांव वालों और जो आसपास के लोग रहते हैं वहाँ पे, उनकी मदद से हमें फॉरेस्ट को बचाना है और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को इम्प्रूव करना है हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या, कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे एमपी में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंदिरा गांधी फॉरेस्ट ट्रेनिंग। ये कहाँ पे है, पचमढ़ी में। ये आपको दिख रही है, ये यहाँ पे पंचमढ़ी में
ये फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके फॉरेस्ट के जो गार्ड्स वगैरह होते हैं और जो ट्रेनिंग होती है फॉरेस्ट के ऑफिसर्स की और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की, वो होती है यहीं पे, ठीक है। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी देखा हमने, ये है जबलपुर में, SFRI, ठीक है, ये यहाँ पे SFRI होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, राजीव गांधी पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ पे है, सिवनी में। ये है लखनादौन, सिवनी में ये है, ठीक है। तो ये आप एक बार मैप अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे, अभी बहुत देर से अपन बात कर रहे थे मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन से होते हैं, ठीक है। अब अगर हम मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करते हैं, एक सेकेंड, अब अगर हम मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करते हैं, मेजर में क्या आएंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, माइनर में क्या आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। तो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या आएगा, सागौन। सागौन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीक की लकड़ी, लेकिन इसका बोटेनिकल नेम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, टेक्टोनिया ग्रैंडिस, ठीक है। अब ये कहाँ होती हैं, ये होती हैं 75 से 125 वाले एरिया में रेनफॉल होती है जहाँ पे, और ये ब्लैक सॉइल में होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। इसके मेन एरियाज़ कौन कौन से हैं, होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला, और ये ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में उगते हैं। अब इसकी लकड़ी का इंपॉर्टेंस क्या है, मेन काम क्या है, बिल्डिंग्स में यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शंस में, फर्नीचर बनाने में आपने देखा होगा सागौन की लकड़ी के दरवाजे भी बनते हैं, ठीक है, फर्नीचर भी बनते हैं, आप लोग के घर में भी होंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है साल की लकड़ी। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है शौरिया रोबस्टा, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाते हैं। फिर ये कहाँ होते हैं, ये अबव 125 सेंटीमीटर रीजियन ऑफ द रेड सॉइल। ये पहले नंबर तो देखते हैं अपन कहाँ पे होते हैं, जहाँ रेड सॉइल का रीजियन होगा। फिर उसके बाद कहाँ होंगे, जहाँ पे रेनफॉल 125 सेंटीमीटर से अबव होगी, ऊपर होगी, ठीक है। कहाँ होती है, ये होती है मंडला में, बालाघाट में, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये होती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये डेंस फॉरेस्ट में होती है, और ये भी ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में। ये कौन से फॉरेस्ट में होती हैं, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ यूज़ होती हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं, रेलवे स्लीपर जो होते हैं, उसको बनाने में ये यूज़ होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है हमारा बैम्बू, ठीक है। बैम्बू का बोटेनिकल नेम क्या है, बैम्बस आइडियाज़, ठीक है। फिर दे ग्रो इन द एरिया ऑफ अंडर 75 सेंटीमीटर, मतलब ये कम रेनफॉल में भी हो जाती हैं। इसका मेन कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं कहाँ पे, सागर, भोपाल, मंडला, सिवनी, जबलपुर, बैतूल, बालाघाट, ये वाले रीजन्स में ये हो जाती हैं, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये सेमी डेसिडियस में हो रहे थे अभी क्योंकि ज़्यादा रेनफॉल थे, अब यहाँ थोड़ी कम हो गई है, तो ये कहाँ पे होंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। अब ये देखिए MP सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन सा आता है, पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैम्बू है, और MP में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा बैम्बू पाए जाते हैं। कहाँ यूज़ होता है, ये पेपर बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, बास्केट्स और रूफ सीसो आपने देखे ही होंगे। अब राला मंडल इंदौर में जो एक जगह है, राला मंडल इंदौर, यहाँ पे क्या है, एक बैम्बू प्रोडक्शन सेंटर भी बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखेंगे जो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे, सबसे पहला आता है क्या, तेंदुपत्ता। ये तो आपने देखा ही होगा, गांव के लोग मेनली इसी पे अपना बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। तेंदुपत्ता का अगर हम बोटेनिकल नेम देखें तो क्या होगा, डायस्प्रोस मेलानॉक्सिलिन, ठीक है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट और चीफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है मध्य प्रदेश का। कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न सेंट्रल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP। नॉर्दर्न सेंट्रल मतलब ये वाले जो एरिया दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो एरिया दिख रहे हैं, यहाँ पे ये काफ़ी होता है, ठीक है। मेन एरियाज क्या है, सागर, यहाँ पे सागर है, ठीक है, यहाँ पे ये काफ़ी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टीकमगढ़, ये है टीकमगढ़, यहाँ पे भी होता है। फिर इसके बाद छतरपुर, भोपाल, यहाँ पे ये वाला एरिया है जो, यहाँ पे छतरपुर वाला एरिया है जो, ठीक है। रीवा, सीधी, शहडोल, यहाँ वाला जो एरिया है, ये अभी ये नॉर्थ सेंट्रल और ईस्ट, ठीक है, ये वाले एरियाज़ में ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने देख लिए इसके एरियाज़। इसके बाद हाफ ऑफ द तेंदू लीव्स ऑफ द कंट्री आर प्रोड्यूस्ड इन MP ओनली। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि MP की जो पोजीशन है तेंदुपत्ता में वो कौन सी है, फर्स्ट है, ठीक है। और जो अगर 100% में से
50% अकेले कहाँ हो रही है, ये अकेली हो रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, बीड़ी इंडस्ट्री में। फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसको अपन कहते हैं खैर। खैर की लकड़ी आपने सुनी होगी, खैर का पेड़ सुना होगा आपने। खैर का बॉटेनिकल नेम क्या है, अकाइशिया कटेचू। कहाँ होती है, ये शिवपुरी और बानमोर मुरैना वाले एरिया में होती है। बानमोर में पहली सीमेंट फैक्ट्री भी खोली गई थी, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। फिर ये मेन एरियाज़ क्या है, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया, होशंगाबाद, ये एरिया भी आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद इसका यूज़ क्या है, खैर का में यूज़ होता है कत्था बनाने में, ठीक है। पेंट की टैनिंग, पेंट्स में होता है टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर की जो टैनिंग होती है उसमें यूज़ होता है। मेडिसिनल यूज़ भी है इसका। फिर इसके बाद आता है हर्रा का पेड़। इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, इसका बॉटेनिकल नेम है टर्मिनेलिया शेफुला, ठीक है। इसके मेन एरियाज़ क्या है, इसके मेन एरियाज़ हैं छिंदवाड़ा, जबलपुर, शिवपुर, बालाघाट, शहडोल, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इस बार MPPSC में भी आया था क्वेश्चन, ये आपको टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। टीक की लकड़ी कितने परसेंट है MP में, कितने परसेंट फॉरेस्ट का टीक की लकड़ी है, 19.36%। साल 4.15% है। मिक्स्ड में अगर देखें, मिक्स्ड जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कितने हैं, 58% है। और ओपन फॉरेस्ट जो है वो है 18% पे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, ये हर्रा के कुछ यूजेस हैं टैनिंग ऑफ लेदर में, इंक बनाने में, पेंट में, मेडिसिन में, फूड आइटम्स में। इसके बाद क्या है, इसके बाद बहेड़ा का बॉटेनिकल नेम क्या है, टर्मिनेलिया बेलेरिका। इसके मेन एरियाज़ क्या है, साउथ कोस्ट, सेंट्रल MP, साउथ कोस्ट, ये वाला एरिया दिख रहा है वो, ठीक है। यूज़ इसका क्या है, मेडिसिनल यूज़ है। आंवला का ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बॉटेनिकल नेम क्या है, फेलेंथस एम्बलिका, इसका भी मेडिसिनल यूज़ है। लाख की लकड़ी आपने देखी होगी, लाख वो स्टैम्प बनाने में यूज़ होती है। लाख इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पलाश के ट्री से ये एक्सट्रैक्ट की जाती है। और लाख की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, उमरिया में। मेन एरियाज़ ये हैं। फिर गम का अपन बॉटेनिकल नेम क्या है, यूकेलिप्टस मैनिफेरस, ये इसका एरिया है झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, बैतूल, रतलाम। इसके टाइप्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं लेकिन, ठीक है। फिर उसके बाद भिलावा का बॉटेनिकल नेम क्या है, सेमिकॉर्पस, ठीक है। महुआ इम्पोर्टेंट है, महुए का बॉटेनिकल नेम क्या है, मधुका लॉगमी फॉलन। ये कहाँ पाया जाता है, मेनली ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर आप चार्ट देख रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा, ये है अपना लीस्ट फॉरेस्ट रीजियन, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ उज्जैन में आपने देखा ही था सबसे कम डेंसिटी वाले फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे लीस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लीस्ट फॉरेस्ट में यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यहाँ आम पाए जाते हैं, महुआ, नीम, बबूल, पलाश, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ये मीडियम वाले। मीडियम में क्या है, तेंदुपत्ता है, खैर है, सागौन है, ये सब यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी एवरेज रेनफॉल होती है। यहाँ क्या पाया जाता है, बेम्बू हो गया, टीक हो गया, फिर रोजवुड हो गया, साल हो गया, लाख हो गया, ये सब यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने देखे फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब हम देखेंगे कि कुछ स्टेट के गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो फॉरेस्ट प्रोग्राम आता है इसको कहते हैं अपन सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, ठीक है। अब सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम में क्या हुआ, इसमें सबसे पहले तो 1976 में ये लॉन्च की गई, ठीक है। इसमें क्या था, प्राइवेट प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जो आप अपने प्राइवेटली लगाते हैं, कोई ग्रुप्स में नहीं, कोई कैसे भी नहीं, लेकिन आप प्राइवेट जैसे घर के बाहर लगा लिया, या फिर आपको कहीं खाली जगह दिखी आपने वहाँ पे प्लांट लगा दिए। और एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री को भी प्रमोट करने का मतलब होता है बढ़ावा देना। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री मतलब जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं उन्हें भी एनकरेज करना कि आप भी फॉरेस्टेशन में पार्ट लें। फिर फार्मर्स को यहाँ पे प्लांटेशन के लिए पैसे भी दिए गए, एनकरेज, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स था यहाँ पे प्लांटेशन, ये एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री के लिए फार्मर्स को मनी भी प्रोवाइड करी गई, ठीक है, ताकि वो प्लांटेशन को बढ़ा सकें। फिर इसके बाद दूसरी आती है लोकवानिकी योजना। लोकवानिकी योजना 1999 में लॉन्च करी गई। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट का बचाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज़ कर रहे हैं उसको ऐसे यूज़ करें कि वो आज भी यूज़ हों
और आगे जाके हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो काम में आए। ऐसा ना हो कि हम आज ही सब खत्म कर दें, ठीक है। इससे क्या बना, किसान संघ बनाए गए। किसान संघ का मतलब क्या है, कुछ ग्रुप्स बनाए गए किसानों के, ताकि वो लोक वानिकी योजना में हेल्प कर सकें। इसके लिए फिर एक लोक वानिकी एक्ट भी आया 2001 में, 2 साल बाद 1999 में ये फॉर्म हुआ था, 2001 में यहाँ पे एक्ट भी आ गया। किस लिए आया एक्ट, प्रमोट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन प्राइवेट लैंड। जो प्राइवेट लैंड थे, प्राइवेट लोगों के मतलब जो प्राइवेट लैंड थे, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज, मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहे ट्रीज़ का। ऐसा ना हो कि कैसे भी किसी ने भी कैसे भी लगा दिए ट्रीज़ और कल को उसकी कोई देख रेख नहीं होगी और वो ट्रीज़ हट जाएंगी, कभी ग्रो ही नहीं हो पाएंगी वो ट्रीज़। इसलिए यहाँ पे ये एक्ट भी लाया गया। इसके बाद चरण पादुका स्कीम, इसको आप चरण पादुका मैसे केयर से कंफ्यूज मत होइएगा। चरण पादुका स्कीम का मतलब है ये 19 अप्रैल 2019 में, मतलब ये रिसेंटली लॉन्च करी गई है। क्यों लॉन्च करी गई है, ये जो तेंदू पत्ते के जो कलेक्टर्स होते हैं, जो तेंदू पत्ते कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, उनको फुटवेयर प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि वो लोग जंगल में जाते हैं, उनके पैर वैर में लगती है, फिर वो लोग वहाँ पे जाके तेंदू पत्ते कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, और कलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी होगी वो भी डाउन होगी, उनका घर भी नहीं चल पाएगा, और उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो अच्छे फुटवेयर खरीद पाएँ। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको फ्री फुटवेयर भी प्रोवाइड किए, ठीक है। फिर इसके बाद वनस्पति वन 5 ईयर प्लान आया। ये एक 5 ईयर का एक विजनरी प्लान था। इसमें क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने ये लॉन्च किया। कहाँ से, कटनी डिस्ट्रिक्ट से। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ये कहाँ से लॉन्च हुआ, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि मेडिसिनल प्लांट्स, लोग नॉर्मल प्लांट्स तो लगा ही रहे हैं, लेकिन मेडिसिनल प्लांट्स लगाएं ताकि वुमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ केयर के लिए वो बेनिफिशियल हो। जैसे आपने देखा होगा कई लोग एलोवेरा लगाते हैं घर में, क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ लोग नीम के पेड़ लगाते हैं, ठीक है, नीम का धुआं करने से यहाँ पे मॉस्किटोज़ वगैरह भी नहीं आते हैं, और बाकी भी चीज़ें ठीक रहती हैं, एयर क्लीन रहती है। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको लगाने के लिए यहाँ पे एनकरेज किया गया लोगों को, ताकि वो आगे जाके वुमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ केयर में काम आए। इसके बाद आती है दीनदयाल वनांचल सेवा, ठीक है। दीनदयाल वनांचल सेवा 20 अक्टूबर 2016 को लॉन्च करी गई, 16 में लॉन्च करी गई है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन तो उसमें ऊपर वाली योजनाओं में भी हो रहा है, लेकिन इसमें ये ट्राइबल लोग जो रहते हैं फॉरेस्ट के आसपास, उनको भी साथ में ले लिया गया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन विथ ट्राइबल पीपल, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो ट्राइब्स में रहने वाले लोग हैं, मेजरली फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गवर्नमेंट ने, और उनको असिस्ट भी किया, फाइनेंशियली भी असिस्ट किया कि आप फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कीजिए और हम आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए आए, ठीक है। अब आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, वैसे तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 भी आएगा। उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे हमारे जितने भी नेशनल पार्क्स, जो नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, वो देखेंगे। फिर और क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जितनी भी हैं हम वो भी देखेंगे, ठीक है। कोई बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं तो वो भी देखेंगे, ठीक है। ये सब जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं वो हम एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आके आपको थ्रू मैप आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है या फिर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम दी है लिंक, उसमें जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू।